क्रिसमस के सेलिब्रेशन और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद आम तौर पर जनवरी में इस समय के इर्द गिर्द जो दुनिया के बड़े देश हैं, बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, एक्टिविस्ट हैं और मीडिया जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, पर्सनालिटीज हैं जिनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर या जिनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, इस तरह के सारे लोग धीरे धीरे स्विट्जरलैंड के शहर दावोस की तरफ अपना रुख अख्तियार कर लेते हैं। और यूपीएससी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स वगैरह की, और अगर थोड़ा सा GS2 के एस्पेक्ट से इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें और इंडिया के एस्पेक्ट से दूसरे देशों के रिलेशनशिप को देखें, तो इस बार जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होने वाली है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, सूचना ये है कि पहली बार जब वो विमान पर सवार हुए तो कुछ इलेक्ट्रिकल तकनीकी गड़बड़ी थी, तो उस विमान को छोड़कर वो दूसरे विमान पर सवार होकर दावोस जाने के लिए तैयार हुए। तो दावोस एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है जिसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स की वो जनवरी में मेजबानी करता है। ये एक एलाइट ग्रुप की तरह माना जाता है और इसकी स्थापना 1971 में कैलाश शावेब ने की थी। वो ये एक जर्मन व्यक्ति हैं और जहां तक मेरी जानकारी है ये अप्रैल 2025 तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन थे, कर्ता धर्ता थे, जब तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो बहुत ही फॉर्मल बॉडी हो और वहाँ जो डिसीजंस होते हैं उस डिसीजन को लेकर जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, जो लीडरशिप पार्टिसिपेट कर रही है, वो मतलब एक तरह से कोई समझौता नहीं है कि इस पर बाइंडिंग है कि आपको इस पर एक्ट करना है। और इसी को लेकर कभी कभी उनका क्रिटिसिज्म भी होता है कि यहाँ पर सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन ये बातें सामान्य तौर पर दो देशों के प्रेसिडेंट्स या उसके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन लोगों के बीच में होने वाली बातों से थोड़ा अलग होती है, इनफॉर्मल होती है। वहाँ जिस तरह से लिविंग एरिया में आप सोफे लगे रहते हैं या किसी टीवी के टॉक शो में आप जाते हैं वहाँ सोफे लगे रहते हैं, तो वहाँ इस तरह की बड़ी लीडरशिप आती है और वो बात करती है। तो किन चीज़ों पर बातें करती हैं? तो जो करंट जियो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात करती हैं, जो अपकमिंग चैलेंजेज हैं उनके ऊपर बात करती हैं। और वो ये जो सारी चीज है जिसको आप क्लास शावेब साहब कहते हैं, तो उन्होंने क्लास शावेब साहब ने जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बनाया, मतलब स्थापना उन्होंने ही की है, तो उन्होंने जब स्थापना की तो वो एक नए तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आए और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टेक होल्डर वर्सेस शेयर होल्डर। अब आप कॉरपोरेट कल्चर में आप ये जानते हो कि आम तौर पर ये कैपिटलिज्म का ही प्रकार है। तो जो कैपिटल लगाता है, जो शेयर होल्डिंग जिसके पास होती है, उस कंपनी का जो सीईओ होता है ना, उसकी जिम्मेदारी अपने शेयर होल्डर्स के प्रति होती है कि उनके लिए पैसा बनाना है, उनके लिए कंपनी के चैलेंजेस को कम करना है, उनके लिए कंपनी को आगे लेकर जाना है। लेकिन जो दावोस में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना, उनका कहना है कि भाई साहब इसमें स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म है। और स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का क्या मतलब है कि आप सिर्फ शेयर होल्डर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आप वहां पर क्या बात करेंगे? आप बात करेंगे एम्प्लॉइज के बारे में, आप बात करेंगे सोसाइटीज के बारे में, आप बात करेंगे प्लैनेट के बारे में। तो ये स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है दावोस में।
तो वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बातचीत होती है, आपको जैसे मैंने बताया कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं। और इसके अलावा क्या बड़ी चीज होती है, वहां पर डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ जिनका इंपैक्ट है, जो दुनिया चला रहे हैं, ऐसे लोग पहुंचते हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये जो इवेंट है, इस इवेंट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और वो लोग बातें क्या करते हैं, तो वहां बातें जो होती है, मैंने आपको बताया जियोपॉलिटिक्स की बात होगी। तो इस बार या हर बार की परंपरा जो है, उसको लेकर थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक तो यहां मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है। उसका क्या मतलब है कि सिर्फ बिजनेस होल्डर वहां नहीं है, या सिर्फ प्रेसिडेंट्स नहीं है, या सिर्फ देश चलाने वाले लोग नहीं है। वहां मैंने आपको बताया मीडिया की बड़ी पर्सनालिटी भी है, एक्टिविस्ट भी हैं। इसके अलावा क्लाइमेट को लेकर जो एक तरह की चुनौती बनी हुई है, उससे रिलेटेड जो लोग लीडरशिप रोल में है, वो भी वहां जाते हैं। इकोनॉमिस्ट भी जाते हैं, और इस इकोनॉमिस्ट में ऐसे भी लोग इकोनॉमिस्ट हैं जो सिर्फ एक तरह की बात नहीं करते, सोशो इकोनॉमिक की भी बात करने वाले लोग हैं, जो गरीबों के बीच धन बांटने की वकालत करते हैं ना, ऐसे इकोनॉमिस्ट भी वहां जाते हैं। तो इस तरह की चीज है। और यहां पर एक तरह से आप देखोगे ना, तो ग्लोबल एजेंडा सेटिंग, मतलब यहां का जो टोन होता है ना, वो ग्लोबल एजेंडा को सेट करता है। पिछले एक साल में आपको पता है, लगभग 20 जनवरी को, एक साल पहले, अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने ओथ लिया, और उसके बाद अमेरिका केंद्र में है। दुनिया भर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर जो चेंजेस हो रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कोर इकोनॉमिक वैल्यूज है, उसमें टेरिफ का बड़ा रोल है। और वो मानते हैं, टेरिफ को लेकर मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं। उनका यह कहना है कि अगर कोई ट्रेडिंग नेशन अमेरिका के साथ ट्रेड करता है, तो वो चाहते हैं कि वो देश अपने बाजारों को वैसे ही खोल के रखे जैसा अमेरिका ने उसके लिए खोल कर रखा हुआ है। और उनके आने के पहले के आप ट्रेड कॉन्सेप्ट में जाओगे तो ये दिखेगा आपको कि अमेरिका का टेरिफ अपने ट्रेड पार्टनर्स के मुकाबले कम रहा है। और ऐसा भी हुआ है कि अमेरिका के जो पार्टनर्स हैं, जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपने मार्केट को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया के लिए ओपन नहीं किया है। जैसे इंडिया ने एग्रीकल्चर के लिए ओपन नहीं किया, चाइना ने कॉटन के लिए ओपन नहीं किया, सोयाबीन के लिए ओपन नहीं किया तो वो बड़ी शर्तों के साथ किया। तो इस तरह की चीजें हैं। तो उनकी कोर प्रिंसिपल ये है कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड एक तरफ टिल्टेड नहीं होना चाहिए, और ट्रेड इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया लगभग $45 बिलियन का सरप्लस था उनके आने के पहले, अब आने वाले दिनों में क्या होगा कोई नहीं, वो इसे ट्रेड इम्बैलेंस मानते हैं। तो वो केंद्र में है, और वो वहां जाएंगे, क्या बोलेंगे। अभी ग्रीनलैंड को लेकर उनका स्टेटमेंट है, और उनकी जो पर्सनालिटी इस तरह की है कि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट ने जो अपने काउंटर पार्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, उनकी, अब लोग बोले पर्सनल चैट को भी उन्होंने बाहर कर दिया। तो अमेरिका का इंपैक्ट है। इस पर इकोनॉमिस्ट की अलग अलग राय है। आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि अमेरिका ने जो टैरिफ वार चालू किया, उससे चाइना को बहुत फायदा हो गया। क्या हो गया, नहीं हो गया, ये अलग लेक्चर में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। तो एक तो ग्लोबल एजेंडा सेटिंग है, दूसरा है दावोस मैनिफेस्टो। दावोस में क्या है, 1973 से मैनिफेस्टो का एक परंपरा रही है जो 2020 में रीसेट की गई, और ये इथिकल प्रिंसिपल फॉर बिजनेस फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, इसको लेकर ये जो है डिक्लेरेशन आता है। तो जब बड़ी कंपनियां इस तरह की बात करती हैं तो इसमें लगता है कि ये जो दौड़ है, उस दौड़ में जो छोटे देश जो पिछड़ गए हैं, जहां इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, जहां पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, जहां हंगर बहुत ज्यादा है, वैसे देश जो रेस में दिखाई नहीं देते, उनके लिए भी ये जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटल पावर है, वो भी वहां जाकर कुछ करेंगे। ये इनफॉर्मल डिप्लोमेसी का भी प्लेटफॉर्म है। मैंने बोला कि यहां हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू मतलब 2-3 चीजों के लिए माना जाता है।
एक तो नेल्सन मंडेला के लिए जो FW क्लार्क 1992 में, इस फोरम ने नेल्सन मंडेला को वो स्टेज दिया कि वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सके डी क्लार्क के साथ। इसके अलावा 1988 में बात आती है कि तुर्की और ग्रीस के बीच में लगभग लड़ाई जैसे वातावरण हो गए थे, तो वो इनफॉर्मल मीटिंग में वो चीज मतलब ब्रेक थ्रू हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जिसको हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडियन प्रोस्पेक्टिव में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एनालाइज करना पड़ेगा, इंडियन प्रोस्पेक्टिव से क्या हो सकता है। एक तो इसकी आलोचना है कि यहाँ जो इन्विटेशन है एंड ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज ए गैदरिंग ऑफ दावोस मैन, मैंने कहने का मतलब है कि अगर आप वहाँ की पावती पा गए तो लगता है हाँ भाई हमें वहाँ बुलाया गया है, यानी हमारी कुछ शख्सियत है, हैसियत है। तो छोटे देश तो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। दूसरा है जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि वहाँ पर बातें बड़ी होती हैं, लेकिन वहाँ पर बातों को एक्शन में कन्वर्जन होना बड़ा मुश्किल है। जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर बात हो रही है, इकोनॉमिक में टैरिफ को लेकर बात होगी इस बार, इसीलिए मैं आज आपको इसको ब्रीफ कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरा अगला लेक्चर है वो निश्चित उस तौर पर आएगा जो वहां पर एक ग्लोबल एजेंडा को सेट किया जाएगा। और की डिस्कशन एरिया हमारे लिए क्या है आज की डेट में, यह समझने की जरूरत है। तो ग्लोबल इकोनॉमी एंड ट्रेड है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी है, इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स है, सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है, AI है, डिजिटल इकोनॉमी है और इंक्लूसिव ग्रोथ और इनइक्वालिटी है। इन विषयों पर अगर बात वहां होती है, जैसे वहां पर नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट जाते हैं तो वो भी इन पर बात करते हैं। तो ये हमारे लिए वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर 2026 में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। दावोस जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर कोई मेजर ब्रेक थ्रू होता है तो उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंडिया के रोल को लेकर आ सकते हैं। जैसे गाजा में अभी इंडिया के रोल को लेकर एक बड़ा रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें यूएस इन्वॉल्व है, लेकिन उसी समय यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में जो गर्माहट थी, जो वार्म था बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले, क्वाड को लेकर या बहुत सारी चीजों को लेकर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, जो हम बहुत आगे तक चले गए थे, वो वहां पर एक चैलेंज के तौर पर दिखाई देता है। अब इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से अब वहां पर क्या है, एक तो नॉन बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं, बाइंडिंग है नहीं, एजेंडा सेटिंग होती है, और इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात होती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गए थे, वो उन्होंने बोला भी कि दावोस से आने के बाद महायुति का मेयर कौन होगा इस पर चर्चा की जाएगी। तो मतलब दावोस वो गए, इन्वेस्टमेंट पिच के लिए गए, तो इंडिया के लिए वो प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, वहां से वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है इंडिया के लिए, वहां पर इंडिया जैसे मेक इन इंडिया जैसा कॉन्सेप्ट है उसको लेकर जा सकता है। और क्या हो सकता है, अपना ग्लोबल लीडरशिप का जो इमेज है कि हाँ हम ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हम आगे चौथी बड़ी इकोनॉमी है, थर्ड बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, फिर आगे जो 2047 का कॉन्सेप्ट है, उस समय IMF जैसे भी प्रोजेक्ट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज नंबर 2 फॉलोड बाय चाइनीज इकोनॉमी या फॉलोड बाय US इकोनॉमी, इस तरह का बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं। तो भारत अपने लीडरशिप रोल को वहां जाकर डिफाइन कर सकता है। तो ये एक मोटे तौर पर हमने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस, और वहां पर नॉन बाइंडिंग जो अलाइनमेंट है, नॉन फॉर्मल बातचीत होती है, बहुत सारी चीजें फॉर्मल डिस्कशन में ब्रेक नहीं हो पाती, वो टेबल के बाहर ब्रेक हो जाती है। तो अब ये चीजें हैं, अब यूपीएससी के लिए इस पर तो कोई क्वेश्चंस अभी बन नहीं रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट टॉक की तरह है, और वहां पर अगर कुछ होता है, बनेगा, तो उसके साथ हम आपके पास आएंगे। और हमने बड़े लेक्चर्स की जगह पर छोटे छोटे लेक्चर्स, और उसको एकदम मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा कि आंसर राइटिंग में आपको फायदा हो, वैसा ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नए आइडिया के साथ फिर से लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं,
आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने कॉन्सेप्ट को लेकर या कुछ भी आप चाहते हैं तो मैंने आपको कितनी बार बोला है, मेरा मोबाइल नंबर है 9599337328। इस पर मुझे रीच करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।